नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जीके जीएस सीरीज के 36वां दिन पुनः 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम कुछ प्रश्नों के डिटेल्स भी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी पट्टिका अणु, ऑप्शन डी जीव द्रव। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का। सही जवाब है ऑप्शन ए आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कोशिका। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसमें लोहा होता है यानी आयरन की मात्रा होती है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आरबीसी का काम है। इसके अलावा थोड़ा बहुत डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का काम भी जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका। यह रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती है, यह हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है। और तीसरा है पट्टिका अणु। पट्टिका अणु का काम है ये रक्त कोशिकाओं को रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। और चौथा है जीव द्रव। जीव द्रव ये कोशिका का वह भाग है जिसमें कोशिकांग होता है। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही जवाब है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन होता है। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी जीवाणुओं का नाश, ऑप्शन सी रक्त अल्पता का निवारण, ऑप्शन डी लौह का उपयोजन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि ये ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में भी इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं। यह एक जटिल अणु है जिसमें क्या होता है? लोहा होता है, आयरन की मात्रा होती है जो ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता देता है, जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता देता है। इसका कार्य है फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, फिर ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक परिवहन करना। ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाता है, शरीर के सभी ऊतकों और कोशिकाओं तक इसको पहुंचाता है ऑक्सीजन को, और फिर कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा पैदा होता है और इस ऊर्जा पैदा होने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ बांध लेता है और उसे फेफड़ों तक ले जाता है, जहां से इसे हम सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन ए है फाइब्रिन, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है हिपेरिन। शरीर में कौन सा चीज रहता है कि शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? देखते हैं कि हमारे शरीर में जब चोट लग जाता है, कहीं कट जाता है तो वहां से रक्त निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद वहां रक्त जम जाता है। तो ये शरीर में क्यों नहीं जमता है? शरीर में क्या होता है कि उसके अंदर रक्त नहीं जम पाता है? इसका सही जवाब है कि हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे कि हिपेरिन क्या है। हिपेरिन एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है जो हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। यह एंटीकोएगुलेंट है, जिसका मतलब है कि यह एक रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।
जिसकी वजह से शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि फाइब्रिन का क्या काम है। तो फाइब्रिन भी एक प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। जब हमें चोट लगती है तो रक्त में मौजूद फाइब्रिन रेशेदार जाल बनाता है जो रक्त को जमा कर देता है और खून बहना बंद कर देता है। फाइब्रिन भी रक्त जमाता है, लेकिन कब? जब हमको चोट लगता है और खून बाहर निकलने लगता है। तो अधिक खून बाहर ना निकल जाए उससे बचाने के लिए फाइब्रिन रक्त के थक्के बनाता है। प्लाज्मा का क्या कार्य है? तो प्लाज्मा एक रक्त का तरल भाग होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। प्लाज्मा में कई प्रकार की प्रोटीन होती है, नमक होता है और अन्य पदार्थ होते हैं, लेकिन यह सीधे रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करता है। हीमोग्लोबिन की तो हम बात कर ही चुके हैं। ये एक प्रोटीन है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न भागों से फेफड़े तक पहुंचाता है और सांस के माध्यम से, जिसे हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि हिपेरिन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्त को लगातार बहने देता है और रक्त वाहिकाओं में थक्का बनने से रोकता है, और शरीर में हिपेरिन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है, जो दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यानी अगर शरीर के अंदर अगर हिपेरिन की मात्रा कम हो जाएगी तो रक्त के थक्के शरीर के अंदर बनने लगेंगे, जिससे कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य गंभीर समस्याएं आ सकती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो कौन सा जगह है जहां से भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है? भारतीय मानक समय जिसको हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को हम भारतीय मानक समय का यामोत्तर माना जाता है। और यह रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी वो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश से, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अब हम बात कर लेते हैं यामोत्तर और समय क्या होता है। पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा गया है, 360 डिग्री में बांटा गया है। हर 15 डिग्री पर समय में 1 घंटा का अंतर होता है। 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर हो जाता है। अब एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थान पर एक ही समय होगा, इसीलिए एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थान पर एक ही समय होगा। अब भारत का मानक समय यामोत्तर मुख्य रूप से किन किन राज्यों से गुजरता है? तो मुख्य रूप से यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, ओडिशा से होकर गुजरता है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। तो इसका सही जवाब है कि भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी डचों को, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसको जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुर्तगालियों को जाता है। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय देशों में भारत के मसाले और रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी। इन वस्तुओं को अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप पहुंचाया जाता था, जिससे
इन वस्तुओं की कीमत क्या होती थी? बढ़ जाती थी। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी। ऐसे में यूरोपीय देश भारत का सीधा समुद्री मार्ग खोजने के लिए उत्सुक थे, ताकि उन्हें सही और उचित मूल्य पर मसाले की प्राप्ति हो सके। वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग की खोज की, यानी केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचकर भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। इस खोज से भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और भारत में यूरोपीय देशों का प्रभाव बढ़ने लगा। और इसी 1498 ईस्वी में यूरोप से जब भारत के तक आने के समुद्री मार्गों की खोज हो गई, तो बहुत सारे यूरोपीय लोग भारत आए। फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, ये सभी लोग भारत में आए और अपने वर्चस्व को स्थापित किया। तो इसका सही जवाब है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संख्या 6, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, यह है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही पारित किया गया था। हालांकि यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन यह पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था और संविधान लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया था। अगला प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। तो संविधान सभा के कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 284। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो दर्शाता है कि भारत के संविधान को बनाने में कितने लोगों ने योगदान दिया था। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब कुछ अन्य अतिरिक्त जानकारी हम देख लेते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, 389 था कुल सदस्यों की संख्या, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यह घटकर 299 रह गया। 299 रह गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? इसका सही जवाब है 284 उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है कि डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब है कि डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब
सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी अम्ल जैसे दही, नींबू का रस, इन सभी चीजों के साथ मिलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और यह गैस ही रोटी को फूला हुआ, डबल रोटी को फूला हुआ और मुलायम बनाता है। तो इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब है सागरीय जल में सबसे अधिक लवणता होता है सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी में घुले हुए सभी लवणों का लगभग 77.76% होता है। यानी टोटल जितने लवण समुद्री जल में घुले हुए हैं उसका 77.76% हिस्सा सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है। यही समुद्र के पानी को खारा बना देता है। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड यह भी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सोडियम क्लोराइड की तुलना में बहुत कम होती है। एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है समुद्र के पानी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन डी समय के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। लंबाई के ऊपर लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड निर्धारित करता है, निर्भर करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोलक एक ऐसी वस्तु होती है जो किसी स्थिर बिंदु से लटकी होती है और स्वतंत्र रूप से आगे पीछे दोलन करती है। घड़ी में प्रयोग होने वाले लोलक इसका सामान्य उदाहरण है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि एक लंबा लोलक एक छोटे लोलक की तुलना में धीरे धीरे दोलन करेगा। प्रश्न संख्या 11, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ऑप्शन ए तेल की क्षयता अधिक होती है, ऑप्शन बी जल की क्षयता अधिक होती है यहाँ गलत हो गया है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव की सतह का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करती है पृष्ठ तनाव कहलाता है। यह एक तरह से सतह का खिंचाव होता है। पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बहुत मजबूत होते हैं जिसके कारण पानी का पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है। इसी वजह से तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। पानी का उच्च पृष्ठ तनाव तेल के बूंद की कोशिश फैलाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने सतह क्षेत्र को कम से कम रखना चाहता है। तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह पानी के पृष्ठ तनाव के प्रभाव में आसानी से फैल जाता है। तो ये हुआ सही जवाब ऑप्शन डी, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस वजह से तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। 12वां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी मार्कोनी। पहला कंप्यूटर बनाया था ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने। बिल गेट्स सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, बिल क्लिंटन राजनीति से जुड़े हैं, मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 13, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा यानी करेंसी यानी कागज का मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कागज की मुद्रा करेंसी पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1542 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1601 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1680 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1806 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1806 ईस्वी में पत्र मुद्रा का चलन हुआ था। भारत में पत्र मुद्रा का चलन 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था और 1806 ईस्वी में इसका आधिकारिक रूप से प्रारंभ माना जाता है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में कागजी मुद्रा जारी करने के प्रारंभिक प्रयास किए थे। 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत में नोट जारी करने का अधिकार सरकार के पास आ गया। इस अधिनियम ने भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव रखी। 1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसे नोट जारी करने का एकाधिकार मिल गया। तो सबसे पहला नोट जो है पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा 1806 ईस्वी के आसपास भारत के बैंकों ने नियमित रूप से जारी करना शुरू किया था। हालांकि यह व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं थी, लेकिन 1861 का अधिनियम इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला कदम था। प्रश्न संख्या 14, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको VVI समझ लीजिए और बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल वंश, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह तीन त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज के लिए हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में माना जाता है। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट नामक तीन शक्तिशाली राजवंशों के बीच कन्नौज पर अधिकार को लेकर एक लंबा संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब यह सवाल उठता है कि कन्नौज को लेकर ही ऐसा युद्ध क्यों हुआ, ऐसा संघर्ष क्यों हुआ? कन्नौज उस समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित था। यह क्षेत्र कृषि के लिए भी उपजाऊ था और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। इसी वजह से इन तीन शक्तिशाली राजवंशों के द्वारा आपसी संघर्ष होता रहता था। यह जो संघर्ष था यह लगभग 200 वर्षों तक चला और अंततः इन तीनों राजवंशों को कमजोर कर दिया। इससे भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की और बाद में तुर्कों के आक्रमण के लिए रास्ता प्रशस्त किया। आज का अंतिम प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी फारूक सियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी अहमद शाह प्रथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय
मुगल बादशाह, और उन्हें रंगीला उपनाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे संगीत और कला के शौकीन थे और शासन के बजाय इन गतिविधियों में अधिक रुचि लेते थे। शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब था और एक शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला की कमजोरी का फायदा उठाकर उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। यह घटना मुगल राज्य के पतन और सूबे में स्वायत्तता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संकेत थी। बंगाल के नवाबों ने धीरे धीरे मुगल बादशाहों से स्वतंत्र होकर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बहादुर शाह की बात करेंगे तो ये भी एक मुगल बादशाह थे, लेकिन यह 1733 से पहले शासक कर चुके थे। फारूक सिंह भी मुगल बादशाह थे, लेकिन ये भी 1733 ईस्वी से पहले शासन कर चुके थे। और अहमद शाह ये भी मुगल बादशाह थे, लेकिन इन्होंने भी 1733 के बाद शासन किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। तो आज का ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले जीके जीएस वाले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।